अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई AR। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे MCAT फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के मुताबिक जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और लोगों की फरमाइश आने पर ये काम शुरू किया जा रहा है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और इसमें इंशाल्लाह हम जो MCAT के अंदर आने वाले सवालात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और सवाल किस तरह आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और उनके की पॉइंट्स यानी उनको हल करने के जो तरीक़ाकार हैं, उनके ट्रिक्स जो हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो चूँकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से होता है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें शुरू में हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स के इसके अलावा उसकी कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी आगे जो टाइप्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो प्रिसिजन और एक्यूरेसी है इसके लिए एक अलहदा लेक्चर जो है वो ऑलरेडी जो है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी इसके अंदर दे दिया जाएगा। और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ आपको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन की जा रही है उसकी जो एक PDF फाइल है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दी जाएगी, उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, यानी इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो उनमें नंबर 1 है अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिजिक्स। दूसरी चीज़ जो हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड दैट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इसके अलावा हम रिवाइज करेंगे बेस्ड क्वांटिटीज़ को जिनमें मैथ है, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शामिल हैं। इसके अलावा हम बयान करेंगे इसमें बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को और डायमेंशनल यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारे आज के लेक्चर का इंशाल्लाह हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो है थोड़ा सा तारफ़ करवाया जाएगा, लेकिन हर चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले उसके अंदर आने वाले जो एंटी टेस्ट में MCQs आते हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू करवाने के बाद उसको इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। ये पहला एक MCQ दिया गया है, एक्सप्रेस द होल यूनिवर्स इन आ सिंगल वर्ड। ये इंशाल्लाह हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। सवाल ये किया गया कि पूरी यूनिवर्स को एक लफ्ज़ से बयान किया जा सकता है तो वो क्या चीज़ है। तो आपके सामने आंसर आ चुका, यानी एनर्जी। और आप जानते हैं कि यहाँ एनर्जी जवाब क्यों आया, क्योंकि जो एनर्जी है इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि ये लाइट फार्म ऑफ मैटर है और मैटर जो होता है ये कंसनट्रेटेड फार्म ऑफ एनर्जी होती है। दूसरा MCQ है मोस्ट रिफाइन फार्म ऑफ एनर्जी इज़, जैसे अभी मैंने बयान किया था कि यानी एनर्जी की जो सबसे रिफाइन हालत है वो क्या चीज़ है, तो वो लाइट है। अगला सवाल है मोस्ट कंसनट्रेटेड फार्म ऑफ एनर्जी इज़, एनर्जी की सबसे कंसनट्रेटेड फार्म क्या है, तो वो मैटर होगा। ऐसे ही लेटेस्ट थ्योरी ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ यूनिवर्सेस, इन सबसे जदीद तरीन थ्योरी जो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है वो कौन सी है, तो वो स्टेडी स्टेट थ्योरी कहलाती है। नेचुरल फिलासफी एज अ डिसिप्लिन ऑफ, नेचुरल फिलासफी जो है ये कौन सी ब्रांच है, तो ज़ाहिर है ये साइंस की एक ब्रांच है नेचुरल फिलासफी जो है। अब हम आते हैं उसके इंट्रोडक्शन की तरफ। नेचुरल साइंसेस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर क्या चीज़ होती है, इसको यानी फिजिक्स जो है उसका लफ्ज़ी मानी भी नेचर होता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंसेस कौन सी हैं, नेचुरल साइंसेस जो हैं इनको 2 किस्म की ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिनमें नंबर 1 है बायोलॉजिकल साइंस यानी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और नंबर 2 है फिजिकल साइंसेस, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, जिनमें नंबर 1 आप जानते हैं बायोलॉजी है, बॉटनी है और ज़ूलॉजी है। बायोलॉजी यानी जनरल बनता है जिसमें हम जिंदा चीज़ों का मुताला करते हैं। बॉटनी जो है ये नबातात यानी पौधों के हवाले से होती है, और ज़ूलॉजी जो है इसका तल्लुक़ जानवरों के साथ होता है। जबकि फ़िज़िकल साइंस जो है इसकी ब्रांचेस में मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी जो हैं ये इसके मेन यानी फ्रंटियर हैं, मेन ब्रांचेस हैं जो फ़िज़िकल साइंसेस कहलाती हैं। फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, एक डेफिनेशन के मुताबिक स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप का नाम जो है फिज़िक्स है।
ये नीचे बहुत सारी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिसके अंदर ये आपको हवा के अंदर चलते हुए गुब्बारे दिखाए गए हैं। ये सड़कों के ऊपर चलती हुई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और ये पानी का गिरना, लाइटनिंग, और ये आपके सामने ये जो आपको मशरूम टाइप पिक्चर नज़र आ रही है, यह दरअसल एटॉमिक बम चलने के बाद जो व्यू नज़र आता है ये उसको दिखाया गया है। ये गैलेक्सीज हैं और ये ऑर्बिटल्स की डायग्राम है। ये आपके सामने सैटेलाइट का व्यू है और ये स्पिन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिजिक्स के जो मेन फ्रंटियर हैं वो कौन से हैं? 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस आर, जिसमें नंबर 1 है वर्ल्ड एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, यानी पूरी दुनिया जो है उसके अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, यानी यूनिवर्स इटसेल्फ जो है इसकी एक एग्जांपल भी है। और इसकी स्टडी के लिए बहुत बड़ी जो है टेलीस्कोप जो है छोड़ी गई जिसको हबल टेलीस्कोप भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो फ्रंटियर है उसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ मिडल साइंस थिंग्स, यानी दरमियाने दर्जे की चीज़ें हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, यानी हमारी ज़मीन और ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मिडल साइज थिंग्स कहलाती हैं। और तीसरा वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, बहुत ही छोटी चीज़ें, जैसा कि यहाँ देखें न्यूक्लियस है, इसका साइज़ एक्सपोनेंट -12 सेंटीमीटर है। उसके अंदर जो है मज़ीद जो पार्टिकल्स हैं उनमें प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं जिनका साइज़ एक्सपोनेंट -13 सेंटीमीटर है, और ये जिनसे मिलकर बने उनको क्वार्क कहते हैं, और जिसका साइज़ जो है एक्सपोनेंट -16 सेंटीमीटर आता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सपोनेंट -16 मीटर तक छोटे होते हैं। तो यानी जो साइंस है उसके मेन फ्रंटियर जो है साइंस के वो 3 हैं, यानी बहुत बड़ी चीज़ों का इल्म, दरमियाने दर्जे की चीज़ों का इल्म और बहुत छोटी चीज़ों का इल्म, जिसको हम पार्टिकल फिजिक्स भी कहते हैं। नंबर 5 है फिजिक्स इंक्लूड्स अलॉन्ग विद मैटर एंड एनर्जी। इसके अलावा हम जिन जिन चीज़ों का मुताला करते हैं उसमें देखें नंबर 1 मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स आप जानते हैं ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर चीज़ों की मूवमेंट यानी मोशन का मुताला किया जाता है। थर्मोडायनामिक्स है, यानी टेम्परेचर और उसकी कैलकुलेशन, मेजरमेंट, हीट और उसका फ़्लो, वो कितनी तरह से हीट फ़्लो करके जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं हीट को फ़्लो करने के। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है, जो कि हमारी आम जिंदगी के अंदर बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ की। यानी जितने भी हमारे यानी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं, इसके अलावा MRI वगैरह जो होती है या मोटर्स हैं, यानी जितनी भी मशीनरी हमारी बिजली पे चलती है उनमें जिनमें मूवमेंट आती है वो मेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा रिकॉर्डिंग माइक्स के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होती है। क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कौन सी थी? न्यूटोनियन फिजिक्स भी इसको कहते हैं, यानी 1800 तक जितनी भी चीज़ें दरियाफ्त हुई उन सब को हम क्लासिकल फिजिक्स का नाम देते हैं, या उसको न्यूटोनियन फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स का नाम भी देते हैं। जबकि 1800 के बाद जो नई चीज़ें सामने आई उनको हमने मॉडर्न फिजिक्स का नाम दिया, जिनके अंदर मेन ब्रांचेज जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स थी जिसमें एटम के न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है। प्लाज्मा फिजिक्स है, ये समझा जाता है कि मैटर की चौथी स्टेट है, आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर कहलाती है, और हमारी कायनात का जो मेजर पार्ट है वो इसी पर ही मुश्तमिल है। पार्टिकल फिजिक्स, यानी मैटर जो है किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि क्वार्क्स हैं, क्वार्क से वो पार्टिकल बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और उसके अंदर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह जो है उनकी स्टडी है पार्टिकल फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स, यानी मॉडर्न फिजिक्स की मेजर 2 चीज़ें थी, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ है? ये दरअसल स्टडी है यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की इन द टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म, और वेव को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल जो हम स्टडी करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा है। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है वहाँ अप्लाई होती है जहाँ स्पीड जो है अप्रोचेस टू दैट ऑफ लाइट होती है, यानी जब चीज़ों की स्पीड यानी लाइट के कंपेरेबल होती है तो उनको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के जरिए ही स्टडी किया जाता है। तो ये सारी जो हैं यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो हैं ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। नीचे दिए गए जो हमारे पास कुछ सवाल हैं यानी की लिखी हुई हैं और ब्रांचेज के नाम हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट में हमारे पास मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स है, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन को और ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं।
इसके बाद दूसरा हमारा जो इसमें मेजर चीज़ आ रही थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो पहले हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के सवाल किस तरह पेपर में आते हैं। पहला सवाल है एवरी फिज़िकल क्वांटिटी है, हर फिज़िकल क्वांटिटी की होती हैं। पहला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड यूनिट, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन। तो ज़ाहिर है इसमें हमारा जो आएगा वो यूनिट एंड मैग्नीट्यूड आएगा, यानी हर फिज़िकल क्वांटिटी की दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। ऑल आर द बेस क्वांटिटीज एक्सेप्ट, नीचे दी गई तमाम जो हैं बेस हैं सवाए इसके। पहली मोल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ऑल आर बेस क्वांटिटीज। तो आपने अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके टेबल को भी, तो इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं। तो ये सारी की सारी ही बेस क्वांटिटीज हैं। इसमें मोल लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तमाम की तमाम ही जो है बेस क्वांटिटी में आती हैं, क्योंकि मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट सारी बेस क्वांटिटीज हैं। दूसरा है 2 kg स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है। तो 2 kg स्क्वायर से मुराद यहाँ पर सिर्फ किलोग्राम का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये बी ऑप्शन बनेंगे इसकी, 2 नहीं बल्कि सी ऑप्शन बनेगी। 2 जो है वो बाहर रहेगा और kg पूरे का स्क्वायर लिखा जाएगा। अगला सवाल है एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो तल्लक किस चीज़ के साथ है, एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। तो उसमें लिखा है द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ फोर्स, gives an idea that the composition of air is the height above which there is no atmosphere। तो एटमॉस्फेयर जो है असल में यूनिट है प्रेशर का। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, आप जानते हैं कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड, ऐसी तमाम मिकदारें जिनको सही तरह से मैच किया जा सकता है और जिनके ज़रिए फिज़िक्स के लाज को बयान करते हैं, वो सारी फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो 3 हैं, बेस क्वांटिटीज़, नंबर 2 है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और नंबर 3 है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी जो है इनकी तफसील आगे आ रही है, इनमें 7 आएंगी, आगे हम पढ़ेंगे इनको। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये कितनी किस्म की हो सकती हैं। नंबर 1 कांस्टेंट्स हो सकते हैं, कांस्टेंट में नंबर होते हैं जैसा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। स्केलर क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जैसा कि प्रेशर है, टाइम है, मैस है। वेक्टर क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और फेजर्स हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और फेज दोनों की ज़रूरत होती है। तो इनको यहाँ बयान भी किया गया। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, जैसे कि 3 kg में 3 नंबर है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसकी एग्जांपल उसने दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये कांस्टेंट है लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये 2 स्पीड की रेशो होती है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आगे बयान की जाएंगी। स्केलर क्या होती हैं, जिनको मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट की ज़रूरत होती है और 7 बेस क्वांटिटी जो हैं ये स्केलर के ज़ुमरे में आती हैं। वेक्टर्स कौन सी होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। उनकी मिसाल है फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टार्क, ईटीसी। और फेजर्स कौन सी हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और फेज की ज़रूरत होती है, जैसा कि वेव, एसी वोल्टेज, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सो ऑन। ये सारी की सारी फेजर्स कहलाती हैं। स्टेप्स टू मेजर बेस क्वांटिटीज, किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के 2 स्टेप होते हैं, 2 पॉइंट हैं जिनमें नंबर 1 है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से मुराद यहाँ पर असल में यूनिट ही होता है। जैसा कि हमने अगर मैस की मेजरमेंट करनी है तो उसका स्टैंडर्ड किलोग्राम लिया जाता है, लेंथ की मेजर करनी तो मीटर लिया जाता है, टाइम की मेजर करनी सेकंड लिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कहलाता है। और नंबर 2 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, और दूसरा है कि उसको कंपेयर करने का प्रोसीजर क्या, तरीकाकार क्या है। जैसा कि अगर हमने मैस को मेजर करना है तो उसके कई मेथड हैं। हम उसमें आमतौर पर बीम बैलेंस भी इस्तेमाल करते हैं, टॉप बैलेंस भी इस्तेमाल करते हैं, और आजकल जो है इलेक्ट्रिकल बैलेंस भी उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन लेंथ अगर मेजर करनी है तो उसके लिए हम एक मीटर के साथ उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए मीटर रॉड यूज़ होता है, वर्नियर कैलिपर यूज़ होते हैं। तो यानी कंपेयर के मेथड जो हैं उसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर का नाम दिया जाता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड जो हैं इनके 2 खसूसियात होनी चाहिए इनमें। नंबर 1 एक्सेसिबल, यानी हर जगह ये काबिल रसाई हो, और नंबर 2 इनवेरिएबल। तो एक्सेसिबल होने से मुराद ये कि हर बंदे को आसानी से वो यूनिट या स्टैंडर्ड जो है वो अवेलेबल हो, और इनवेरिएबल से मुराद है कि उसकी कीमत जो है एवरीवेयर एक जैसी होनी चाहिए।
लेकिन आम तौर पे जो नीचे वाला पॉइंट इनवेरिएबल वाला है ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन हम फिर वहाँ क्या करते हैं कि उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर अगर रुपीज़ इस्तेमाल होते हैं तो अगर हमने सऊदी अरेबिया जाना तो वहाँ हम उसको रियाल से बदल लेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर यूनिट जो है वो फुट या इंच इस्तेमाल होता है तो उसको जब हम किसी और मुल्क में जा रहे हैं जहाँ साइंस ज़्यादा तरक्की याफ्ता है तो वहाँ हम उसको सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं, तो यानी उसको हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट और देयर सिंबल, ये ऑलरेडी टेबल जो है आपकी किताबों में अवेलेबल हैं, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। यानी बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो बेस है वो 7 है, जिनमें नंबर 1 लेंथ है, नंबर 2 मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास जो है इनके यूनिट्स हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और इसके नीचे आ रही सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऐसे यूनिट जो बेस यूनिट में नहीं आते उनको सप्लीमेंट्री कहा गया। वो बेसिकली 2 हैं, प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल जिसका यूनिट स्टीरेडियन है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी से डिराइव किए जाए उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो इन बेस और जो सप्लीमेंट्री के अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स ही कहलाएंगे। तो इनका ट्रिक बेहतरीन ये होता है इनको तैयार करने का कि बेस यूनिट्स जो हैं और जो क्वांटिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से याद रखा जाए, और इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डिराइव्ड के ज़ुमरे में आते हैं। यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। स्टैंडर्ड पहले जैसे बयान किया जा चुका, यानी यूनिट है जैसा कि किलोग्राम, मीटर या सेकंड हम लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओल्ड सिस्टम क्या थे? MKS मीटर किलोग्राम सेकंड है, CGS सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड है, और FPS फुट पाउंड सेकंड होता है। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? इन 1960s SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो था उसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का नाम दिया गया था। उसके अंदर जो हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं वो 3 किस्म की हैं, जिनमें नंबर 1 बेस यूनिट थे, नंबर 2 ड्राइव्ड यूनिट्स आएंगे, और नंबर 3 जो हैं वो बाकी यूनिट आते हैं जिनको हम रेडियन स्टीरेडियन यानी सप्लीमेंट्री यूनिट आते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है कन्वर्शंस दी हुई हैं, जैसा कि लेंथ है MKS के अंदर इसका यूनिट मीटर होगा, CGS के अंदर सेंटीमीटर, और इनका आपस में रिलेशन जो है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर हैं। तो ये टेबल जो है पूरे का पूरा जो है आपको किताब के अंदर भी मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी एक PDF फाइल जो है वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक जो है आपको दे दिया जाए। डिराइव्ड यूनिट्स यानी बेस यूनिट के अलावा जितने भी हैं वो सारे डिराइव्ड होते हैं। तो यहाँ सामने 2 बड़ी ही अहम क्वांटिटीज आ रही। सप्लीमेंट्री यूनिट में रेडियन है, ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है, सर्कुलर एंगल होता है। इधर ज़रा एनिमेशन में ज़रा गौर करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो तो वो रेडियन होगा। आप देखें डबल होगी तो 2 रेडियन, अगर वो ट्रिपल हो जाए तो 3 रेडियन, और अगर यानी आधा सर्कल हो जाए तो पाई रेडियन होता है। सिमिलरली अगर हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है ये मज़ीद 2 पाई रेडियन पूरे सर्कल के लिए बन जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। स्टीरेडियन क्या है? यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है, स्फेरिकल एंगल होता है, और थीटा बराबर जो है SR लिया जाता है, और इसकी कीमत जो है पूरे यानी स्फीयर के लिए जो है 4 पाई स्टीरेडियन होती है। यहाँ RAD लिखा गया, ये स्टीरेडियन है, यहाँ SR आना था। जबकि यहाँ जैसे रेडियन जो होता है ये पूरे अगर यानी सर्कल के लिए लिया जाए तो ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यूनिट्स को लिखने के जो हैं आम रवायात क्या हैं, कन्वेंशन क्या हैं, किस तरीके से इनको ज़ाहिर करते हैं, तो ये बड़े इजी हैं। पहला ये है कि जब किसी क्वांटिटी का पूरा नाम आए तो उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होता। जैसा कि फॉर एग्जांपल न्यूटन है, इसके अलावा और एग्जांपल दे सकते हैं, पास्कल है। जब पूरा नाम लिखा जाएगा पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। जब हम उसके सिंबल की बात करेंगे तो उसके पहले लेटर को कैपिटल लिखा जाएगा। अगर किसी यूनिट से पहले परिफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, परिफिक्स का टेबल जो है ये भी किताब के अंदर मौजूद होता है, जैसे सेंटी, डेसी, मिली, मिलियन, ये सारे जो हैं ये परिफिक्स कहलाते हैं। तो परिफिक्स जब भी किसी लेटर के साथ यानी यूनिट के साथ लिखा जाता है तो स्पेस नहीं डालते उसके अंदर, जैसे किलोमीटर लिखा गया, ऐसे सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, मिलीमीटर लिखते हैं।
कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आर रिटन विद वन स्पेस, जब दो यूनिट का कम्बिनेशन होता है तो उनके दरमियान स्पेस होती है। कम्बिनेशन ऑफ परिफिक्स आर नॉट अलाउड, यानी इकट्ठे दो परिफिक्स इस्तेमाल नहीं हो सकते, जैसा कि 1 माइक्रो मैक्रोफेरेड जो है ये असल में 1 पिकोफेरेड है, तो इसमें माइक्रो मैक्रो लिखने की इजाज़त नहीं होती। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखा जाए तो 5 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर की बजाय 5 एक्सपोनेंट 2 मीटर, यानी कम से कम पावर वाले यूनिट में हम उसको लिखते हैं। मल्टीपल विद बेस यूनिट्स, जब कोई बेस यूनिट की मल्टीप्लिकेशन आती है तो वो पूरे यानी मल्टीपल के साथ उसकी पावर आती है, जैसा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो 1 किलोमीटर पूरे का स्क्वायर है, और आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 10 रेज़ पावर 3 मीटर होते हैं। तो इट मीन यहाँ किलोमीटर की अगर कीमत अदा की जाए जो कि 10 रेज़ पावर 3 है, तो ये मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास आ रहा है, ये 10 है, और यानी 1 मीटर जो है ये 10 रेज़ पावर 3 मीटर के बराबर होता है। तो असल में इस पूरे का स्क्वायर लिया जाएगा, तो जब हम यानी किलोमीटर को मीटरों में बदल रहे होंगे तो अकेला 10 रेज़ पावर 3 आना है, लेकिन यहाँ पर चूँकि स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर आने की वजह से यहाँ जो है 10 रेज़ पावर 3 का भी स्क्वायर होगा जो कि 10 रेज़ पावर 6 बन जाएगा। मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क इज रिकॉर्डेड इन ऐसा यूनिट, और जो प्रैक्टिकल काम किया जाता है उसकी तमाम रीडिंग जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर लिखी जाती है, और उसको लिखने में इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि वो ईजीएस्ट वे से लिखी गई हो। अब एमसीक्यूज हैं कुछ इसी के हवाले से। इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स इज द बेस क्वांटिटी, तो ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर होती है। रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू द न्यूक्लियस, आप जानते हैं कि एटम का साइज जो है ये तकरीबन 10 रेज़ पावर माइनस 12 के सेंटीमीटर के बराबर होता है, और वो दूसरा जो 10 रेज़ पावर तकरीबन -14 होता है, तो इनकी रेशियो जो 10 रेज़ पावर 4 के बराबर बनती है। लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ वाज अडॉप्टेड, यानी जदीद तरीन जो लेंथ का स्टैंडर्ड था वो अडॉप्ट किया गया 1983 में। फिजिकल क्वांटिटीज हैव, इसकी कितनी टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो इसकी 3 टाइप्स हैं जो आप जानते हैं, बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। लाइट ईयर है द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है ये डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड लाइट इन 1 ईयर, यानी लाइट जितना डिस्टेंस 1 साल में ट्रैवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो ज़ाहिर है ये एक डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वही हमारा यूनिट होगा, इसका यूनिट डिस्टेंस वाला लिया जाएगा जो कि मीटर बनता है। 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, इसका ईजीएस्ट तरीका होता है कि आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट आमतौर पर 3 एक्सपोनेंट 8 ली जाती है, और 1 ईयर के जो है सेकंड आपने बना लेने, तो उसका तरीका ये होता है कि 1 ईयर 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 60 सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो टाइम आ जाएगा। तो टाइम एस बराबर वी मल्टीप्लाई टी से निकाला जा सकता है, जो कि 9.5 एक्सपोनेंट 15 किलोमीटर बनता है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का यूनिट कौन सा है, तो आप जानते हैं जूल भी लिया जाता है, न्यूटन मीटर भी लिया जाता है, न्यूटन मीटर से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ये तमाम यूनिट्स जो हैं ये एनर्जी के यूनिट्स कहलाते हैं। द डायमेंशन ऑफ 1/280 स्क्वायर इज सेम एज, तो यहाँ डायमेंशन का तरीकाकार क्या होता है आप जानते हैं, एस बराबर होता है VIT प्लस 1/280 स्क्वायर। तो अगर इक्वेशन पे आप गौर करें तो इक्वेशन के अंदर आपके पास आ रहा है एस जो है वो बराबर है VIT, ये हमारी बेस क्वांटिटी होती हैं, VIT प्लस 1/280 स्क्वायर। तो यहाँ इस तरह की इक्वेशन को चेक करने का आसान तरीन हल ये होता है कि आपने ये देखना कि इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर कौन सी चीज़ आ रही है। तो यहाँ आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर जो है वो कैपिटल एस है जो कि डिस्टेंस है, ये बराबर है VIT प्लस 1/280 स्क्वायर। तो इट मीन कि इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट भी वही होगा जो डिस्टेंस का है, और इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट भी वही होगा जो डिस्टेंस वाला है। तो इट मीन के 1/280 स्क्वायर डिस्टेंस है, यानी मौजूदा केस में टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेंथ दिया गया, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये लेंथ की डायमेंशन है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्शन इज, एक्शन आप जानते हैं हम फोर्स को कहते हैं, एक्शन का जो ऐसा यूनिट है वो क्या बनेगा, तो न्यूटन मीटर है जो कि वर्क के बराबर आ रहा है।
1 हार्स पावर इज इक्वल टू, ये वानी याद रखना पड़ेगा, 746 वाट होता है। इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड आर्क लेंथ इज डबल्ड द यूनिट ऑफ टार्क विल बी, टार्क आप जानते हैं टा बराबर होता है आर क्रॉस एफ, तो अगर हम आर्क लेंथ यानी लेंथ को मल्टीप्लाई करना है आर क्रॉस एफ से, आर्क भी डबल कर दें फोर्स भी डबल कर दें, तो ये 4 टाइम हमारा आंसर आ जाएगा। 2 किलोमीटर स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा, ये पीछे एग्जाम्पल के अंदर भी यूज हुआ था, दोबारा मैं फिर बता देता हूँ। आप जानते हैं कि जो 1 किलोमीटर है इसको अगर हम लिखें तो 1 किलोमीटर जो होता है इसको हम बदलें अगर इसमें मीटर में, तो 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास आते हैं 10⁻³ जो है मीटर बनते हैं। तो जब हमारे पास किलोमीटर की पावर 2 है तो ये थी जो हमारे पास 10⁻³ आ रहा है मीटर, यानी इसकी हम पावर डबल करेंगे तो जो सामने क्वांटिटी आ रही है उसकी पावर भी डबल हो जाएगी, यानी ये पूरे की जो पावर है वो भी डबल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिकली आप जानते हैं अगर पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इससे क्लियर हो रही है बात कि हमारा आंसर जो है 10⁻6 मीटर स्क्वायर वाला आएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड फेज आर कॉल्ड, ये डेफिनेशन थी बेसिक जो आपने पीछे पढ़ी, ऐसी क्वांटिटीज जो एक्सप्रेस की जाती हैं मैग्नीट्यूड और फेज से वो फेजर्स कहलाती हैं। विच सिस्टम हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज, किस सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज आती हैं, तो वो सिस्टम इंटरनेशनल है। विच वन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पार्क सेकंड ऑल ऑफ दीज, तो ये लाइट ईयर जो है ये हमारे पास जो है, और ये पार्स सेकंड जो ये भी इसी का यूनिट बनता है, तो इसमें लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस बनता है, हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट बनता है। 1 स्लग क्या चीज़ होती है, ये यूनिट है मैस का, तो इसकी कन्वर्शन जो है ज़बानी याद रखनी है, तो ये 14.6 kg के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है डायमेंशन एनालिसिस, तो पहले हम देखते हैं कि डायमेंशन क्या होती हैं। डायमेंशन जो हैं ये कुछ सिंपल डायमेंशन हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हों को हम पढ़ेंगे जिसके अंदर इनकी डायमेंशन सेम्स होती हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या हैं, रेशियो ऑफ डायमेंशन क्या होती है, अननोन पावर दी गई हों तो उससे हम कैसे हल कर सकते हैं, एडिशन ऑफ सेम डायमेंशन कैसे निकाली जा सकती है, और प्रोडक्ट ऑफ अननोन पावर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल डायमेंशन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ पावर, पावर क्या चीज़ होती है, आप जानते हैं कि पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी P जो है ये बराबर होती है W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या आप इसको ले सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम भी ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्क जो है इसका जो यूनिट होता है ये न्यूटन मीटर होता है, और जो टाइम है इसका यूनिट जो है वो सेकंड होता है। अब यहाँ हमें न्यूटन जो है इसकी डायमेंशन ज़बानी याद रखनी चाहिए। न्यूटन जो होता है ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके साथ आप देखें एक और मीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला मीटर इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई भी मीटर आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई सेकंड आ रहा है। तो हम जब इसको सेकंड से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ फ़र्क किस चीज़ में पड़ेगा, किलोग्राम तो एज इट रहेगा, मीटर का स्क्वायर आ गया, ये एस नीचे है एक, तो यहाँ पावर जो है -3 हो जाएगी, यानी हमारे पास जो आंसर आना है वो इन किलोग्राम की जो होती है अलामत वो M लिखी जाती है ये डायमेंशन के अंदर, डिस्टेंस को L से और टाइम को T से ज़ाहिर करते हैं, तो ज़ाहरी तौर पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो ml²T⁻³ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है सेम डायमेंशन, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, तो उसकी आगे टेबल भी दिया जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसने दिए नीचे फोर्स, टार्क, एनर्जी, प्रेशर, वर्क, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह। तो आप जानते हैं जो वर्क है इसका यूनिट न्यूटन मीटर या जूल होता है, और हीट जो है ये भी फार्म ऑफ एनर्जी है, तो इट मीन्स के वर्क और हीट और एक और क्वांटिटी टार्क जो है इनके यूनिट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ देखें टार्क से फोर्स है और यहाँ वर्क के साथ जो हीट आ रहा है ये सेम क्वांटिटी बन रही है। इससे आगे आ रहा था डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं एक MCQ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं। आमतौर पर ऐसी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं जो एक ही वैल्यू की रेशियोज होती हैं। उनमें जैसा कि यहाँ पर मौजूदा जो आपके पास आ रहे हैं इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, इसके अलावा एंगल होता है, और बहुत सारी ऐसी मिकदारें जो एक ही चीज़ की रेशियो होती हैं उनके जो हैं डायमेंशन नहीं होती, उनको हम डायमेंशनलेस कहते हैं। तो मौजूदा केस में जो है वो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो ऑफ डायमेंशंस, कुछ सवाल इस तरह के आते हैं जिनके अंदर दो जो डायमेंशन है उनकी रेशियो के हवाले से क्वेश्चन किया जाता है। जैसा कि यहाँ सवाल किया जाए रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ जो ट्रिक आपने याद रखनी है वो ये है कि आप जानते हैं कि जो P है ये बराबर है mv के, यानी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है ये जस्ट प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। तो जो भी इसके यूनिट होंगे उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका जो फार्मूला है वो बनता है mvr। अब यहाँ जो आपको फर्क नजर आ रहा है वो जस्ट इसमें r का है, और आप जानते हैं r रेडियस है जिसका यूनिट जो है वो मीटर बनेगा। तो इट मीन्स कि अगर हम रेशियो निकालें, उसने क्वेश्चन ये किया एंगुलर मोमेंटम, पहले बात की गई एंगुलर मोमेंटम की और फिर बात की गई जस्ट लीनियर मोमेंटम की। यानी अगर आपने L/P करना है, इनकी रेशियो निकालना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके सामने क्लियर नजर आ रहा है कि अगर आप जब इनकी रेशियो निकालेंगे तो देखें ये mv जो है ये mv से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जस्ट रेडियस बच जाएगा। यानी यहाँ से आप आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो इनकी रेशियो है वो क्या बन रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि L/P की जो रेशियो है वो जस्ट r वाली बनेगी, और r आप जानते हैं रेडियस है जिसका यूनिट लेंथ वाला होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अननोन पावर, यानी बाद का पावर दे दी जाती हैं और उनको मालूम करना होता है, या उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तौर पे दे दी जाती है जिसको हल करना होता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैपिटल T इज इक्वल टू सी एल पावर ए जी रेज्ड पावर बी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यहाँ सी से मतलब कांस्टेंट है, एल लेंथ है, जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, देन द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड ए आर रेस्पेक्टिवली, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो ये भी आप जो है फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो जनरल फार्मूला होता है ये बराबर होता है 2 पाई, और इसके साथ स्क्वायर रूट के अंदर आता है L/G, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आता है। यानी मैं इसको पावर की शक्ल में लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास यानी इसकी पावर आ रही है इस तरह 1/2 की शक्ल में। तो यहाँ क्वेश्चन ये किया गया कि यहाँ पर जो हमारे पास a आ रहा है, यानी यहाँ देखें L की पावर a और b g की पावर b पूछा गया है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इनकी पावर क्या बननी। तो L की पावर यहाँ पर देखें डायरेक्ट 1/2 आ रही है, और g की पावर जो है ये -1/2 बनती है। तो इट मीन जो ऑप्शन हमारे पास आएगी वो ये वाली बनेगी कि a की पावर जो है वो 1/2 होनी चाहिए और b की पावर -1/2 होनी चाहिए। तो बात समझ गए होंगे आपके। यानी यहाँ जो ट्रिक बन रहा है वो यानी जस्ट फार्मूला याद रखना है कि इसकी पावर से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या बनती हैं। इसके बाद एडिशन ऑफ सेम डायमेंशन, अगर यानी ऐसी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन को ऐड किया जा रहा है तो इसका कैसे सवाल बनेगा। इफ कैपिटल F इज इक्वल टू ए कैपिटल T प्लस बी टी स्क्वायर देन द डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ए की यहाँ पर डायमेंशन क्या है। तो इसका आसान तरीन तरीका क्या है कि आप जानते हैं कि F जो है जो कि फोर्स है, इसकी जो डायमेंशन हमारे पास बनेगी ये बननी है न्यूटन वाली, और न्यूटन जो है ये आप जानते हैं बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं किलोग्राम, क्योंकि ये F बराबर ma होता है, किलोग्राम मीटर और पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी। ये हमारे पास F की तो कीमत आ गई। अब हमने मालूम करनी है किस चीज़ की डायमेंशन, A की। तो T की जो भी होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि जो A है उसको हम या डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कि ये A से जो मल्टीप्लाई साथ T आ रहा है, तो T की डायमेंशन जो हैं
वो यहाँ से हल करके निकाली जा सकती हैं कि इसको हमने लिखा हुआ है जी ए टी के बराबर, और यहाँ पर जो टी है वो टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। तो ए की उसने पूछी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाकर टाइम जो है उसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे। अब देखें जब टाइम को तो डिवाइड करेंगे तो टाइम का यूनिट सेकंड आना है, तो जब यहाँ पर इसको हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यानी ये एस की जो पावर यहाँ पर हमारे पास एक बन रही है, ये माइनस होकर जब ऊपर जाएगी तो ये पावर जो है हमारे पास बन जाएगी टी की पावर -3 में बदल जाएगी। तो इट मीन कि यहाँ किलोग्राम के लिए तो वही एम आ जाएगा जो डायमेंशन की आम सिंबल होती है, और मीटर के लिए एल आ जाएगा, और जस्ट जो हमारे पास मसला आना है वो सेकंड का आना है। तो यहाँ सेकंड की पावर एक इधर है, जब ये ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि एम एल टी रेज़ पावर -3 जो है हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। तो आप मौजूदा इसमें आप देख लें कि हमारा जो ये डी ऑप्शन जो बन रही है ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसके आगे हमारा नेक्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ अननोन पावर्स, यानी ये डायमेंशन के हवाले से जो सवाल बन सकते हैं। सिंपल डायमेंशन आ सकती है, सेम डायमेंशन, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ डायमेंशंस, अननोन पावर्स, एडिशन ऑफ सेम डायमेंशन, और प्रोडक्ट ऑफ अननोन पावर्स। तो इसमें कैसे सवाल बनता है, कहता है इफ m रेज़ पावर a, l रेज़ पावर b एंड t रेज़ पावर c इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। कहता अज्यूम कर लो कि ये फोर्स की डायमेंशन है, एंड mx ly t रेज़ पावर z इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, देन ax प्लस by माइनस cz जो है ये किसके इक्वल होगा। तो इसको भी आप यहाँ हल कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, आप जानते हैं कि जो अभी हमने फोर्स की डायमेंशन निकालनी थी, ये फोर्स आप जानते हैं F बराबर ma के होता है आम रूटीन के अंदर जो हम फार्मूला यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि m जो है ये मास बनता है और a जो है एक्सलेरेशन है। तो इट मीन इसकी जो डायमेंशन फोर्स की बनती हैं वो ये बनी ml स्क्वायर, यानी ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारे पास a है, a की जो हमारे पास कीमत बन रही है वो 1 आ रही है, और जो l है उसकी कीमत हमारे पास जो है वो भी 1 आ रही है, और जो हमारे पास t है उसकी कीमत आपके सामने नज़र आ रही है कि वो -2 के बराबर आ रही है। तो ये तो हमारे पास यानी डायमेंशन आ जाएंगी फोर्स की, और ये उनके साथ आने वाली जो पावर्स हैं वो सारी उनकी कीमतें आ गई हमारे पास। यानी ये हमारे पास b की कीमत आई हुई है जो l की कीमत है, और जो नीचे t की कीमत मैंने लिखी है ये असल में c की कीमत मौजूदा शक्ल में जो मौजूदा सवाल है उसके अंदर ये दी जा रही है। अब नेक्स्ट उसने कहा ये वर्क है ax प्लस by माइनस cz, यानी ये वाली जो हमारे पास mx ly tz जो है ये वर्क है। तो वर्क आप किसके बराबर होता है, आप जानते हैं वर्क का जो जनरल फार्मूला जस्ट इसमें एक सिर्फ चीज का फर्क है, यानी ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। यानी हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन है उसमें सिर्फ एक लेंथ का फर्क आ रहा है। तो इट मीन कि यहाँ जो हमारे पास अकेला एल आ रहा था यहाँ पर इसकी पावर जो है जस्ट 2 हो जाएगी। तो ये बन जाएगी ml स्क्वायर और t रेज़ पावर -2 एज इट ही रहेगा। तो ये हमारे पास जो है कीमतें आ जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पर आप देखें हमारे पास यानी जो m की पावर है वो x है, मौजूदा जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है x जो है हमारे पास वो 1 के बराबर आ गया, x की कीमत 1 आ गई, और जो y है इसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी 2, और जो हमारे पास तीसरी कीमत z है वो -2 के बराबर आ रही है। तो अब हम इनको जब हल करेंगे तो देखें हल किस तरह करना है। ax, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो a है उसकी कीमत 1 है और इधर से x की कीमत भी 1 है। तो इट मीन के 1 + 1 का आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इसके बाद b की कीमत हमारे पास 1 है और y की कीमत जो है वो 2 है। तो 1 × 2 जो है ये हमारे पास 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस आ रहा है जो कि फार्मूले के मुताबिक c और z है। तो यहाँ देखें c की पावर जो हमारे पास वो भी -2 है, z की भी -2 है और c की भी -2 है। तो इनका प्रोडक्ट जो है ये बनेगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएं इसको तो ये 4 ही बन जाएगा दोबारा फिर। तो अब हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखें 1 + 2 3 और 3 में से -4 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो -1 के बराबर आता है।
तो ये यानी ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारी जो यानी पावर प्रोडक्ट आ रहे हैं पावर के और डायमेंशन की मदद से उसको सॉल्व करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर -1 किस तरह आया है। नेक्स्ट आ रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ बेस क्वांटिटी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो यानी डायमेंशन को लिखने का तरीका है कि किसी भी बेस क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक स्पेसिफिक सिंबल से लिख दें तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं यानी यूजेस क्या हैं? डिराइविंग ए पॉसिबल फार्मूला, चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, कन्वर्टिंग क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू एन अदर सिस्टम। यानी इसके 3 एडवांटेजेस हैं या यूजेस हैं कि हम एक मुमकिन फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, किसी दी गई इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो दुरुस्त है या नहीं, और ये जो क्वांटिटीज हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन क्या हैं, यानी इसके यानी आप कह रहे हैं आम लफ्ज़ों में कह रहे हैं डेफिशिएंसीज इसमें क्या हैं, या इसकी हद क्या है, या ये कहाँ तक इस्तेमाल हो सकती हैं और उसके बाद कहाँ इस्तेमाल नहीं होती। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हवाले से डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस गिव नो इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट लेस कांस्टेंट। यानी वही ऊपर वाली बात ही यानी समझ लें, यानी कांस्टेंट के हवाले से जो है डायमेंशनल एनालिसिस से हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी। एक्सपोनेंट्स हैव नो डायमेंशंस, और जो पावर्स आ रही होती हैं उनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैव नो डायमेंशन, जैसा कि रेडियन आपने पढ़ा, स्टीरेडियन पढ़ा, तो कहता है उनकी कोई रेशो नहीं होती। लॉगरथम्स हैव नो डायमेंशन, इसके बाद लॉगरथम जो है उनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, कुछ हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं जिनमें हमारे पास एक आ रहा है एच, आप जानते हैं ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका जो यूनिट है वह जूल सेकंड होता है, अर्ग सेकंड भी लिखते हैं। दूसरा सी है, ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। और तीसरा कैपिटल जी है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसके अलावा और भी 2 कांस्टेंट्स हैं जिनमें एक है एप्सिलॉन 0 जिसको आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसके साथ एक म्यू नॉट होता है जिसको आप कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट के तौर पर ही यूज होते हैं। तो इनको मुख्तलिफ तरीकों से मिलाया जाए तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन आती हैं, डायमेंशन आती हैं जिनको आपको ज़ुबानी याद रखना चाहिए। जैसा कि अगर हमारे पास ये तीनों जो ऊपर वाले थे एच सी और डी, इनका एच सी और डी का स्क्वायर रूट लिया जाए तो इनकी जो डायमेंशन है उनका जो आंसर बनता है वो मैथ वाला बनता है, यानी इसकी डायमेंशन मैथ वाली आ जाती है। ऐसे ही एच जी ओवर सी का क्यूब किया जाए तो फिर लेंथ की डायमेंशन आ जाती हैं, और एच जी ओवर सी रेज़्ड पावर 5 किया जाए तो टाइम की डायमेंशन आ जाती हैं। ये कुछ ऐसी रेशियोज हैं यानी जैसे कि ये एच सी ओवर डी का स्क्वायर रूट, इसके बाद जो एच जी ओवर सी क्यूब का स्क्वायर रूट और एच जी ओवर सी 5 का स्क्वायर रूट, ये यानी पिछले जो हमारे कुछ पेपर्स गुजरे हैं एम कैट के उनके अंदर ये फार्मूले जो हैं इनकी डायमेंशन जो हैं ऑलरेडी जो है एमसीक्यूज के तौर पर रिपीट हो चुकी हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उनके नाम यहाँ लिख दिए गए हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज जिसमें नंबर 1 एंगल है, नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये भी मैंने पीछे लिखा भी था इसको, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ये एप्सिलॉन 0 होती है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी ये तो एप्सिलॉन आर होती है, ये यानी ये रेशो होती है सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम की, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम यानी कैपेसिटेंस की रेशो होती है। तो चूंकि ये दोनों एक ही चीज़ की 2 मिकदारें आ रही होती हैं तो इनके भी जो हैं डायमेंशंस नहीं होती, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। और जो रिलेटिव परमिटिविटी है परमिएबिलिटी ये म्यू आर होती है, तो ये भी यानी मीडियम के बगैर और मीडियम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो है रेशो होती है। इसके अलावा रिनोल्ड नंबर तो होते हैं, रिनोल्ड नंबर जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी है,
और स्ट्रेन वगैरह, ये ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होती। उसकी वजह डायमेंशन ना होने की यही है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें तो ये रेशो होती है C/V की, यानी दोनों स्पीड होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जितनी भी ये क्वांटिटी यहाँ पर लिखी गई हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिनको कहा जाता है, ये हमेशा एक जैसी मिकदारों की रेशो होने के नतीजे में ऐसा होता है। नेक्स्ट कुछ क्वांटिटी दी भी गई हैं, जैसा कि ये पीछे भी जिक्र आ गया, वही दोबारा यहाँ रिपीट हो रही हैं। ये टेबल यहाँ बना हुआ है। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। उनमें ये नंबर 1 स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पहले भी जिक्र हो चुका है, इनको डायमेंशनलेस क्वांटिटी का नाम भी दिया जाता है। यहाँ ग्रेडियंट का जिक्र भी आ रहा है कि यहाँ नई चीज़ आई, ग्रेडियंट। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भी हैं और इनकी सेम हैं। ये M0 से मुराद यहाँ M नाम भी लिखा जाए तो आप जस्ट समझें कि L² T² है। लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन दोनों का यूनिट यानी डायमेंशन सेम है। ऐसे mL² T⁻⁻2 K-1 जो है, ये थर्मल कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इंट्रोपी जो हैं, इनकी डायमेंशन भी सेम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं जिनकी तमाम की जो डायमेंशन हैं वो टाइम वाली हैं, यानी L/D का स्क्वायर रूट हो जाए, यहाँ L लेंथ है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, M/K का स्क्वायर रूट M मास है और K स्प्रिंग कांस्टेंट है, कैपिटल R/D का स्क्वायर रूट, यहाँ कैपिटल R जमीन का रेडियस और G जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जबकि L लेंथ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, M मास और K स्प्रिंग कांस्टेंट और R जो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इन तमाम के यूनिट टाइम वाले होते हैं, यानी M0 L0 T यानी टाइम पीरियड वाले आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ नीचे भी एक आ रही है क्वांटिटी, ये भी दरअसल इधर ही लिख देनी चाहिए थी क्योंकि इनके यूनिट भी वही बन रहे हैं जो टाइम वाले। यहाँ देखे T⁻1 आई है, L/R LC का स्क्वायर रूट, RC का R और C का प्रोडक्ट, जबकि इनमें L इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। ये कुछ मिकदारें नीचे आ रही हैं, ये सारे असल में वर्क के यानी या एनर्जी की इक्वेशंस हैं और इन सब की डायमेंशन वही होंगी जो वर्क या एनर्जी की होंगी। तो इसके साथ यानी मैं आपको डिनोट कर देता हूँ कि ये वाले जो यूनिट हैं ये वर्क या एनर्जी के भी हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी का जो फार्मूला है उसके मुताबिक F और D का प्रोडक्ट होता है और फोर्स के ML_T-2 होता है। तो इन तमाम का जो मिल के बनेगा यानी वर्क और टार्क, ये भी इसी के साथ इन्वॉल्व होता है। तो इन तमाम जितने भी यहाँ पर वेरिएबल या क्वांटिटीज लिखी गई हैं, इन तमाम के जो डायमेंशन है वो यही बनेंगे ML² और T⁻⁻²। यहाँ -2 है जो नज़र नहीं आ रहा ज़रा, तो ये ख्याल कर लें ML² T-2। तो यहाँ फार्मूले जो लिखे गए हैं इनमें I² RT, ये I² R आप जानते हैं पावर का फार्मूला होता है, तब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का हो जाएगा। V²/RT, VIT, QV, LI², यहाँ 1/2 भी लगा दें तब भी वही रह जाएगा। Q²/C, CV², जबकि इनमें I करंट है, T टाइम है, Q चार्ज है, L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है और R रेजिस्टेंस है। ऐसे ही आप यानी वर्क के और टार्क के फार्मूले भी यहाँ लिख सकते हैं। वर्क आप जानते हैं FD होगा और टार्क जो R क्रॉस F होगा। तो इन तमाम क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो सेम हैं, जो कि ML² T-2 के बराबर होती हैं और इन तमाम का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर या जूल होता है। नेक्स्ट हमारे पास हम इम्पोर्टेंट सिंपल डायमेंशंस हैं। ये डायमेंशंस का टेबल जो है आपको जो आपकी किताबें होती हैं उनके अंदर मौजूद होता है, वहां से आप इसको अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। ये इसके साथ भी अटैच कर दिया जाएगा। यहाँ बहुत सारी क्वांटिटीज जो हैं उनकी डायमेंशन लिख दी गई हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका तल्लुक जो है सेकंड ईयर की बुक के साथ होता है, तो उनको जरा हम देख लेते हैं आपको ये कि वो किसके बराबर आती हैं। इसको लाइक करें। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो इसकी ML_T-3 और A की पावर -1। यहाँ ML_T तक तो ऑलरेडी आप जानते हैं, यहाँ A जो है ये एम्पेयर को इंडिकेट करता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ एक चीज़ का सिर्फ फर्क है, यहाँ देखें ML_T-3 A -1 है, तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, पोटेंशियल यानी रेजिस्टेंस का दिया हुआ है यहाँ पर, कैपेसिटेंस का, मैग्नेटिक इंडक्शन
मैग्नेटिक फ्लक्स, डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का देखें वही वर्क वाला एनर्जी वाला आ रहा है हमारे पास। यहाँ एक क्वेश्चन किया जा रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज द डायमेंशन ऑफ। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये किस चीज़ की डायमेंशन है। अब आप जानते हैं कि एम हमारे पास जो है ये किलोग्राम को इंडिकेट करता है, और जो एल स्क्वायर है ये मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, किलोग्राम मीटर और फिर मीटर लिख लेते हैं, और उसके साथ टी की पावर -3 है तो ये एस -2 कर लें, क्योंकि ये उसमें इस्तेमाल होता है एक्सप्रेशन के अंदर। और एक एस जो है उसको एज इट लिख लेते हैं हम, एस की पावर -1। तो अब यहाँ पर देखें जो किलोग्राम मीटर और पर सेकंड स्क्वायर जो है ये बन जाएगा न्यूटन। तो इसको हम न्यूटन लिख लेते हैं, मीटर एज इट आ रहा है, न्यूटन मीटर, और पर सेकंड को सेपरेट कर दिया हमने तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब आप जानते हैं न्यूटन मीटर जो है ये वर्क का यूनिट होता है, तो इट मीन ये असल में कुछ ऐसी चीज क्वांटिटी बन रही है जो वर्क ओवर टाइम को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ से इस ट्रिक की मदद से आप डायरेक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारी जो डायमेंशन आ रही है ये किस क्वांटिटी को इंडिकेट करती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी आप जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ये पावर को इंडिकेट करता है। तो इट मीन यहाँ से बात क्लियर हो गई कि एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -3 जो है ये पावर का यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें तब ही आपको समझ आ सकती हैं जब आपको बेसिक जो है डायमेंशन का इल्म हो। इसके बाद आ रहा है एम एल स्क्वायर टी -3 इज द डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी -3 की इसकी डायमेंशन है। तो इसको भी आप इसी तरह ही जो है हल करके निकाल सकते हैं। तो ये एम जो है आप जानते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसको अगर आप देखें तो सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। तो यानी अगर किलोग्राम मीटर जो है ये तो ये न्यूटन मीटर तो जूल तो बन रहा है हमारे पास, उसके बाद एक सेकंड की इसमें यानी जो है वो मिकदार ज़्यादा नज़र आ रही, तो इट मीन ये जूल सेकंड के बराबर बन रहा है। तो इट मीन कि जूल सेकंड की आपने देखने के इसमें से किसका यूनिट जूल सेकंड होता है। तो आप जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट ये भी नहीं बनता, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है एच जी इसका यूनिट जूल सेकंड होता है, यार्ग सेकंड, तो ये बन रहा है। वीन्स कांस्टेंट भी नहीं बनेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी नहीं बनेगा। तो इट मीन एम एल स्क्वायर टी -1 जो है दरअसल ये जूल सेकंड बन रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। अब आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जिसको हम कहते हैं ये यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो आपने इन ट्रिक को याद रखना है कि एम आर स्क्वायर जो है इससे क्या हमारे पास यूनिट बन रहा है। तो एम आर स्क्वायर से हमारा जो अगर ये डायरेक्ट डायमेंशन लिखें तो ये बन जाएगी एम एल स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एम आर स्क्वायर है तो उसकी डायमेंशन एम आर स्क्वायर बन गया। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये आप जानते हैं कि थीटा ओवर टी हो तो ये ओमेगा बनता है, यानी डेफिनेशन के मुताबिक। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास आएगा एंगुलर वेलोसिटी, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो ये फिर बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर एंगल आ रहा है, एंगल आप जानते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इट मीन इसकी जो हमारे पास बनेगी यूनिट वो बनेगी टी रेज्ड पावर -1 अकेली, यानी टी रेज्ड पावर -1 का इसमें हमारे पास आएगा। और चूंकि ये टी रेज्ड पावर -1 को फिर टी से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन का जो बनेगा ये बन जाएगा टी रेज्ड पावर -2 के बराबर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपने प्रोडक्ट करना है किस चीज़ का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बात क्लियर हो रही है कि ये एम एल स्क्वायर तो ऑलरेडी है और सिर्फ किस चीज़ से प्रोडक्ट हो जाएगा टी रेज्ड पावर -2 से। तो ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन बन रही है। और यहाँ से एक और बात भी क्लियर हो रही है, उसने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये बनता है हमारे पास आई अल्फा, और आई अल्फा जो है ये दरअसल टार्क के बराबर होता है, और टार्क जो है ये बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। तो यानी कई तरीकों से आप इस सवाल को रिमाइंड कर सकते हैं कि यानी टा बराबर आई अल्फा है,
और टार्क आर क्रॉस एफ के भी बराबर होता है, तो आर और एफ का न्यूटन मीटर बनता है जो कि जूल बन रहा है, तो इनके डायमेंशन एम एल के टी रेज पावर -2 वाले बनते हैं, जो कि हमारी ए ऑप्शन बनती है। MCQ, अर्ग सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अर्ग सेकंड क्या चीज होती है? आप जानते हैं कि जो अर्ग सेकंड है ये असल में एनर्जी का यूनिट है। अर्ग सेकंड इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, तो हमारी ये वाली ऑप्शन जो है बनेगी वर्क या एनर्जी वाली। यहाँ एंगुलर मोमेंटम पे टिक लगा गया, यानी असल में अर्ग सेकंड एंगुलर मोमेंटम यानी जूल सेकंड बननी है। अर्ग सेकंड यानी एंगुलर मोमेंटम यानी MVR वाली बनेगी। देखें किस तरह बनती है। आप जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम लिखते हैं तो ये बनता है MVR। अगर इसको हल किया जाए तो ये बनेगी ML² और T रेज़ पावर -1। तो ये हमारे पास जो है यानी मान जूल सेकंड की डायमेंशन बन रही है। और एंगुलर मोमेंटम और ये प्लांक्स कांस्टेंट भी हमने यूज किया, उसकी डायमेंशन भी यही वाली बनती है। नेक्स्ट हमारा सवाल आ रहा है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड किस चीज का यूनिट हो सकता है? ये डायरेक्ट नजर आ रहा है कि ये एंगुलर ये मोमेंटम का होगा तो बनेगा MV, तो M किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन ये किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है, तो ये किस चीज का यूनिट होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, या ये सरफेस टेंशन का यूनिट भी होता है। तो इसको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन दोनों का यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। The ratio of dimensions of power to angular momentum. Dimensions of power. पावर की डायमेंशन क्या होती हैं? पावर आप जानते हैं डेफिनेशन के मुताबिक इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो सलाहियत है उसको हम वर्क का नाम देते हैं। तो यहाँ से वर्क जो है ये आप जानते हैं कि बनता है न्यूटन मीटर, और ये बन जाएगा हमारे पास ओवर टाइम। तो न्यूटन जो है ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके साथ एक और मीटर की यानी इजाफा हो गया, तो ये बन जाएगी टोटल डायमेंशन बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और उसके साथ आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पहले था हमारा सेकंड की पावर -3 हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला 1 सेकंड भी ऊपर चला जाएगा। अब उसने क्या रेशो निकालनी है आपने, कहने की पावर एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? L जो है ये बराबर होता है MVR के। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट बनेगा हमारे पास वो बनेगा, ये अब देख लें कैसे निकलेगा। तो मोमेंटम जो बनेगा ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो मीटर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा किलोग्राम यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी सिर्फ मीटर का इजाफा हुआ है इसके अंदर, और पर सेकंड भी है। अब अगर आप जरा गौर करें, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमने पावर यानी एस को डिवाइड करना है इससे, तो ये दोनों सेम आ रही हैं। ये देखें ये क्वांटिटी दोनों में सिमिलर आ रही हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर से किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे लाकर, तो ये नीचे एस की पावर -1 नीचे आ रही है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये एस की पावर -4 हो जाएगी। यानी टोटल जो हमारे पास आएगी इनकी यानी पी ओवर एल की जो रेशो बनेगी ये हमारे पास बन जाएगी, अगर डायमेंशन की फॉर्म में लिखा जाए तो ये टी की पावर -4 बन रही है, टी की पावर -4 ओवर 1 आ रही है। तो अगर हम इसको रेशो की शक्ल में लिखेंगे तो बनेगा पी रेशो एल, ये हमारे पास बन जाएगी बराबर। इसको अगर हम यानी करेंगे 1 ओवर करेंगे तो टी रेज पावर 4 हो जाएगी, तो ये यानी बन जाएगा, इसको इधर ही देख लेते हैं, तो ये बन जाएगी 1 ओवर टी रेज पावर 4। तो इट मीन के जो हमारा पी है उसकी जगह 1 रहेगा, तो 1 रेशो
जो है ये टी रेज पावर 4 हमारा जवाब आएगा। या अगर आप टी रेज पावर -4 के साथ लिखेंगे तो फिर उसके उल्ट हो जाएगी, यानी पावर टू एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:T रेज पावर 4। तो इसमें चूंकि एक ही दी हुई है जो टी की पावर 4 वाली है, असल में यही हमारा आंसर होगा। वाट आवर किसके बराबर होता है? वाट आवर दरअसल एनर्जी का यूनिट है, तो इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो किलो वाट आवर जो हैं, आमतौर पे हम लेते हैं किलो वाट आवर जो हैं ये होते हैं हमारे पास 3.6, तो आना ही है इसके साथ। अब पावर का फर्क होगा 3.6 एक्सपोनेंट जो होता है ये 6, जो हमारे पास जवाब आता है इसका 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के बराबर होता है। अब मौजूदा केस में हमारे पास उसने सिर्फ यानी किलो यहाँ से हटा दी है, बाकी रह गया वाट। तो यहाँ जो पावर है ये काम हो जाएगी, ये 10⁻6 से 10⁻3 वाली हमारी जवाब आएगा। तो जवाब आएगा 3.6 एक्सपोनेंट 3 जूल जो है हमारा आंसर होगा। If each is considered to be a sphere of radius small r and density rho, then the value of g दी गई है यहाँ पर k रो r रो के बराबर है, where k is the constant, the dimensions of k r। अब इसको बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ जो g है इसकी जो रेशो हमारे पास बन रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी l t रेज पावर -2 बन रही है, t की जो डायमेंशन आ रही हैं, और हमने इसको डिवाइड कर देना है आर और रो की रेशो से। आर की जो डायमेंशन है वो मीटर वाली बननी है, और जो रो है वो बननी है यानी किलोग्राम, यानी एम ओवर एल क्यूब। तो एल को भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास जो के की रेशो आ जाएगी। अब देखें ये एल से तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एम जो है ये इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी m की पावर -1, m रेज पावर -1, और l की पावर एज इट रह जाएगी 3, l रेज पावर 3 है, और t की जो पावर है ये -2 के बराबर आ रही है। तो अब आप इनमें से देख लें कि हमारी कौन सी जो है जवाब सही बन रहा है। तो m-1 l क्यूब t रेज पावर -3 जो है हमारी ये डायमेंशन इस हवाले से बनती है। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये आप जानते हैं कैपिटल जी को इंडिकेट करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी ये m-1 l3 और t रेज पावर -2 बनेगी। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं F बराबर कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर वाले फार्मूले से। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ आरसी है द डायमेंशन ऑफ टाइम। आप जानते हैं आरसी का जो प्रोडक्ट है ये टाइम के इक्वल होता है, तो इसका जवाब टाइम वाला आएगा हमारे पास। नेक्स्ट द रेशो ऑफ आर ओवर एल है द डायमेंशन ऑफ दिस, की भी टाइम वाली बनेगी। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ रेशो ऑफ एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम। एंगुलर और लीनियर मोमेंटम की रेशो क्या होती है? इनमें सिर्फ एक यानी डिस्टेंस का फर्क होता है, मीटर का फर्क होता है, तो वो जस्ट मीटर वाली बनेंगे। आप जानते हैं एल बराबर है mv/r, यानी आम जनरल फार्मूला जो एंगुलर मोमेंटम का है, और जो मोमेंटम होता है वो जनरल p होता है जो कि सिर्फ mv के बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी दोनों की डायमेंशन में जो फर्क है वो सिर्फ यानी स्मॉल r यानी मीटर का r है। तो इट मीन अगर हम डायमेंशन के तौर पर लिखें तो जस्ट ये l बनती है। अब जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो काउंट नहीं होती, तो जहाँ देख रहे हैं पहले जो हमारी ए ऑप्शन आ रही है इसमें m रेज पावर 0, l पावर 1 और t की पावर 0 जो है यहाँ बन रही, तो इट मीन कि ये l और p की रेशो बन रही है। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सेम एज दैट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है असल में यूनिट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है असल में इसको जब हम वैसे सॉल्व करते हैं तो ये हम लिखते हैं Q इंटू डेल्टा V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का जो प्रोडक्ट है ये एनर्जी के बराबर होता है। तो इट मीन यहाँ पर जो एनर्जी के यूनिट हैं वो चूंकि टार्क वाले होते हैं, टार्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आना है वो टार्क आएगा। नेक्स्ट वाला है F बराबर है AT रेज पावर -1 एंड बीटा T, देन द यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर।
अब ये एफ जो हमारे पास आ रहा है ये दरअसल फोर्स है, और आप जानते हैं फोर्स का यूनिट जो है वो सिर्फ न्यूटन होता है। अब अगर आप पहले इस को हल करें तो इट मीन इसका यूनिट भी न्यूटन वाला आना है, तो इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ ए अल्फा के साथ जो है टी की पावर -1 आ रही है, तो यानी हमने यहाँ पर सॉल्व करना है अल्फा को। तो अल्फा की जो हमारे पास यूनिट बनेंगे, अगर यहाँ से आप अल्फा को निकालें तो ये एन ओवर टी की पावर -1 यानी ऊपर जाकर ये एन टी बन जाएगा। तो अल्फा का जो है वो न्यूटन सेकंड वाला बनता है हमारे पास, यानी ये एन टी बन गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करना है तो ये इसके साथ टी वैसे डायरेक्ट आ रहा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एक न्यूटन सेकंड और दूसरा जो न्यूटन पर सेकंड बन सकता है हमारे पास। यानी यहाँ हम देखें ये तो इसमें यानी फोर्स न्यूटन और सेकंड बन गया, और दूसरा जो है न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा न्यूटन सेकंड और न्यूटन पर सेकंड बन जाएगा। यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर पर की पावर -3 आंसर जो है ये हमारा क्वेश्चन सही आंसर बनेगा। यहाँ पावर -1 लिखी तो उसके मुताबिक न्यूटन सेकंड और न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर ही बनेगा, न्यूटन नहीं बल्कि ये वाला बनेगा सी वाला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर एस की पावर -3, यानी इसको सॉल्व करके यहाँ से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है इफ एफ इज इक्वल टू एम रेज पावर ए, एल रेज पावर पी और टी रेज पावर सी इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड एम एक्स एल वाई टी जेड इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, देन ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी जेड क्या होगा। तो ये पीछे हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर जो है ये -1 बनता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फोर्स की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2 होती है, यहाँ एल की पावर 2 आनी है, टी की पावर एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -2, ये हमारे पास यानी एम एल की 1 आएगी, -2 आएगी इसकी, और यहाँ हम लिख रहे हैं ये वर्क है, तो वर्क में हमारे पास ये बन जाएगी एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -2। तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -2 है, तो जब इनको आप एड अप करेंगे तो जवाब हमारा -1 आएगा। इफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट्स आर एच सी एंड जी are taken as base quantities then the dimensions of mass will be, तो ये हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बकायदा। एच सी ओवर जी ये पीछे हमने अब स्लाइड के अंदर आया भी था, इन कांस्टेंट में से कौन कौन सा जो है किसके बराबर, तो ये वाला हमारा मास के बराबर आ रहा है। देखते हैं हम इसको हल करके देखते हैं किस तरह हल किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारे पास जूल्स ग्रेविटे जो है एच है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट जूल सेकंड होता है, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर आएगा। जो सी है इसका मीटर पर सेकंड है, और जो ग्रेविटेशन जी है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। ये इसको हल करें तो किलोग्राम की पावर -1, एम की 3 और एस की -2 है। जब इनको सॉल्व करें तो आप जो चीज़ यहाँ देखने वाली है वो ये है कि यानी हमने लेकर आना है किलोग्राम, तो यहाँ देखें ये किलोग्राम अकेला है और नीचे किलोग्राम की पावर -1 आ रही है, तो ये ऊपर नीचे जो जाकर आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो किलोग्राम वाला जवाब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यानी किलोग्राम की पावर 1 आ रही अपना बन जाएगी 2 किलोग्राम -1 और इधर आकर +1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि बाकी तमाम क्वांटिटी देखें एम की 2 और एम की 3 बनेगी, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी नीचे वाली एम की 3 से, और ये ऊपर एस की -1 और एस की -1 दोनों मिलकर एस की -2 को आपस में कैंसिल आउट कर देंगी। तो जब ये हमारे पास बाकी बचेगा ये बन जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर बनेगा, और किलोग्राम के स्क्वायर की जो हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट है तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास ये मास का यूनिट बन जाएगा। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड प्लस ई स्क्वायर रूट एंड ए इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी -2, ए जो है ये आपके सामने ये एनर्जी का यूनिट आ रहा है। देन डायमेंशन ऑफ सी आर, अब सी की डायमेंशन क्या होंगी, जस्ट इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो डायमेंशन ए की होंगी वही बी की होनी है, वही सी की होनी है और वही डी की होनी है, वही ई की पावर ई के स्क्वायर रूट की होनी है। यहाँ सी की पावर 2 आ रही है
तो c की पावर 2 को बराबर करने के लिए हमें इन तमाम की पावर 1/2 लेनी पड़ेगी। तो m की पावर 1/2 आ जाएगी, l अकेला आ जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगी। तो ये देख लें इनमें से कौन सा हमारा आंसर आ रहा है। m रेज पावर 1/2 ये बी ऑप्शन बन रही है, जिसमें m की पावर 1/2 l सेम और t की -1 आ रही है। नेक्स्ट है दी डायमेंशन ऑफ 1/μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो इनका जो प्रोडक्ट है ये c के बराबर होता है, नहीं वेलोसिटी फ्लाइट के बराबर होता है। तो यहाँ से आप चेक कर लें कि जो भी डायमेंशन आपके पास आ रही लाइट की वही इसकी डायमेंशन होंगी, जो कि मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो ये ml यानी ये वाली बनेगी m0 l t रेज पावर -1 जो कि मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। लाइट की स्पीड जो है उसके बराबर इसकी डायमेंशन होंगी। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ 1/2 l f क्रॉस l ओवर m स्क्वायर रूट आर सेम एज दैट ऑफ। ये फार्मूला आपने इंटर में पढ़ा था। ये फार्मूला दरअसल स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव का है। तो इट मीन कि जो भी इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं उन तमाम का जो डायमेंशन होगी वही होंगी जो वेलोसिटी या स्पीड वाली होती हैं। चूँकि ये फार्मूला ही स्पीड ऑफ साउंड के लिए इंडिकेट करता है स्टेशनरी वेव का, तो इसकी जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी वाली होंगी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज करें। ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये तो ठीक है। दूसरा है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये नहीं हो सकता। तो यही हमारी जवाब होगा कि जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो करेक्ट नहीं हो सकती। यूनिट लेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट ना हो। ऑलवेज हैज जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज एनी डायमेंशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका नेवर हैज एनी डायमेंशन, जिसके यूनिट नहीं होंगे उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम कैट के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो यानी पास्ट क्वेश्चन जिनको हम नाम देते हैं ऑलरेडी जो पेपरों में आ चुके हैं, तो उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से इस तरह के सवाल हैं जो इसके हवाले से आ चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला सवाल है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की डायमेंशन क्या है। तो ये ml -1 t रेज पावर -2 है। द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ml -1 t -1 होगी। इसके बाद है द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E इज इक्वल टू F ओवर Q, वेयर कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड F इज द फोर्स एंड कैपिटल Q इज द चार्ज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट बेस यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है असल हमारे पास कौन सी होंगी। तो आप यहाँ से देखें F फोर्स है, फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर। जबकि जो चार्ज है ये Q जो है ये आप जानते हैं कि एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। तो इट मीन कि यहाँ जो फोर्स का फार्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो उसके साथ एक डिवीजन आएगी एम्पेयर सेकंड से। तो A की पावर -1 और S की -1 ऊपर जाकर जमा हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा किलोग्राम मीटर, S की पावर -3 और A की पावर -1 बन जाएगी। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ द परिफिक्सेस गिव वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो परिफिक्सेस क्या होते हैं कि इसमें किस में जो है परिफिक्सेस जो हैं वो इस तरतीब में है कि जिनकी पावर में इजाफा हो रहा है। यहाँ मुख्तलिफ जो हैं वो दिए हुए हैं, तो उनमें आपने चेक करना कि जो यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से हैं। तो ये है पीको, मैक्रो, मेगा और गैगा। पीको, मेगा, किलो, टेरा। तो इनमें जो तरतीब है पीको, मैक्रो, मेगा और गीगा वगैरह बनते हैं। नेम द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर S की पावर -3। तो ये पावर की बनती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है आपका सिर्फ सेकंड का इजाफा इसमें ज़्यादा हुआ है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है ये एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है, उसको फिर सेकंड से डिवाइड कर दें तो ये पावर के बराबर आती है। The wavelength of a wave depends on the speed of wave and its frequency. Decide which of the following is correct. V बराबर होता है F लैम्डा, आप जनरल फार्मूला होता है। यहाँ उसने पूछा F किसके बराबर है, तो आप जानते हैं अगर V बराबर F लैम्डा है तो ये किसके बराबर होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको हल कर लें, बिल्कुल इजी सा सवाल है। V बराबर है F लैम्डा और उसने पूछा F किसके बराबर, तो V ओवर लैम्डा बनेगा। ये C ऑप्शन इसकी आएगी हमारे पास।
नेक्स्ट आ रहा है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 5 माइक्रोकूलम, हाउ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। कहता है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 को अगर आप कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 5 ज़रब 10 की पावर -6 कॉलम बनेगा। और उसके बाद उसने कहा कि इसको आपने एक्सप्रेस करना बेस यूनिट के अंदर, यानी चार्ज हमें दिया गया है Q और इसको आपने कन्वर्ट करना है एम्पेयर सेकंड के अंदर। तो आप जानते हैं ये 5 एक्सपोनेंट 6 आ रहा है हमारे पास, तो ये एम्पेयर सेकंड के बराबर आएगा। 5 एक्सपोनेंट -6 माइक्रो कॉलम में था, तो उसको कॉलम में कन्वर्ट किया तो 5 एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि I जो होता है ये हम लेते हैं Q/T के बराबर। I बराबर है Q/T के, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो IT के बराबर, जो कि एम्पेयर सेकंड बनता है। बस जस्ट आपने माइक्रो को कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, और वो कॉलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के, तो हमारा आंसर होगा 5 एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर सेकंड। नेक्स्ट है इफ m इज द मास, c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो x बराबर mc² द डायमेंशन ऑफ x आर। आप जानते हैं ये बड़ी ही मशहूर इक्वेशन है, जो कि एनर्जी की इक्वेशन है, यानी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन है, जिसके मुताबिक कैपिटल E बराबर mc² होता है। तो जो डायमेंशन एनर्जी की होंगी वही इसकी होंगी। तो ये आपके सामने ये एनर्जी की डायमेंशन ml² T⁻⁻², तो ये हमारी इस mc² की डायमेंशन बनती हैं। इसको सॉल्व भी आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है और स्पीड का जो है मीटर पर सेकंड है, और उसके साथ ही आप देखें पावर 2 भी, तो ये बन जाएगा मीटर² और s की पावर -2। डायरेक्ट सॉल्व कर लें या इसको ज़बानी याद रखें, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक आएगा। तो ये ml² T-2 आता है हमारा आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल देन इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस। अगर किसी भी हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइडों की डायमेंशन सेम आती हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।